हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं कक्षा 10वीं के रसायन विज्ञान की क्लास में, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लेसन नंबर 2 के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है क्या, अम्ल, क्षार एवं लवण। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अम्ल, क्षार और लवण को क्या किया था, परिभाषित किया था। और इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे कि अम्ल के प्रकार कितने होते हैं, किस तरह से उसको डिफाइन करेंगे, और अम्लों के रासायनिक गुणधर्म के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अम्ल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रबल अम्ल और एक होता है दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल का मतलब क्या, स्ट्रांग एसिड, और दुर्बल अम्ल का मतलब क्या, वीक एसिड। अब स्ट्रांग एसिड कहेंगे किसे, प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो क्या करते हैं, जब जलीय विलयन में उसको डालेंगे तो उनका पूर्ण रूप से, लगभग पूर्ण रूप से क्या होता है, वियोजन हो जाता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, हम लेते हैं HCl को। अब इस HCl को क्या करेंगे, HCl का हमने क्या किया, 10 मिलीग्राम को हमने लिया और इसको क्या किया, पानी में डाल दिया। अब इस 10 मिलीग्राम को पानी में डालेंगे तो ये पूरा का पूरा 10 ml जो हमारा HCl होगा वो क्या हो जाएगा, 100% क्या हो जाएगा, आयनों में टूट जाएगा। और जब आयनों में टूटेगा तो हमारा पूर्ण रूप से क्या मिलेगा, H+ मिलेगा, और क्या मिलेगा, Cl-। इस तरह से हमारा क्या एक किस कैटेगरी में आ जाएगा, प्रबल अम्ल के रूप में आ जाएगा। तो प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो क्या करते हैं, जलीय विलयन में पूर्ण रूप से क्या होते हैं, आयनित हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल कहेंगे। जबकि दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जिनका जलीय विलयन में पूर्ण रूप से क्या होता है, वियोजन नहीं हो पाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। अब प्रबल अम्ल में हमारे कौन कौन से आते हैं, एक होता है HClO4, इसका रासायनिक नाम है परक्लोरिक अम्ल, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, परक्लोरिक अम्ल। ये हमारा किस प्रकार का अम्ल है, प्रबल अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करेंगे, H2SO4, ये भी हमारा किस प्रकार का अम्ल है, प्रबल अम्ल की कैटेगरी में आएगा। HCl की बात करेंगे, ये भी हमारा किस में आएगा, प्रबल अम्ल की कैटेगरी में आएगा। उसी तरह से हमारा क्या है, नाइट्रिक अम्ल। तो ये सब के सब हमारे क्या हैं, प्रबल अम्ल की कैटेगरी में आएंगे। दुर्बल अम्ल कौन कौन से होते हैं, एक हमारा होता है नाइट्रस अम्ल, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये हमारा HNO2 है, इसको बोलते हैं नाइट्रस, इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रस अम्ल बोलेंगे। जबकि यहीं पे क्या होता है, जबकि यहीं पे क्या हो जाए, यदि ये HNO3 हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या है, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, हमारा प्रबल है, जबकि नाइट्रस अम्ल क्या है, दुर्बल है। उसी तरह से एसिटिक अम्ल के बारे में सब लोग जानते हैं, CH3COOH, ये भी हमारा क्या है, एक प्रकार से दुर्बल अम्ल की कैटेगरी में आएगा। HF का मतलब क्या, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, ये भी हमारा किस कैटेगरी में आएगा, दुर्बल अम्ल की कैटेगरी में आएगा। अब हम लोग जानेंगे कि धातु जो मतलब जो अम्ल होते हैं उनके कौन कौन से रासायनिक गुण होते हैं, वो किस प्रकार से क्या करते हैं, किससे किससे क्रिया करते हैं, तो क्या बनाते हैं। जिसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि यदि हमारे पास कोई धातु है, यदि हमारे पास कोई अम्ल है, वो क्या करता है, किसी धातु से क्रिया करता है तो क्या करता है। तो पहला टॉपिक हम लोगों का है धातु से क्रिया। तो कोई अम्ल यदि क्या करता है, सक्रिय धातुओं से क्रिया करेगा, सभी धातुओं से क्रिया नहीं कर पाएगा, लेकिन कुछ ऐसे धातुएं हैं जो क्या है, सक्रिय हैं। सक्रिय का मतलब क्या, बहुत तेजी से रिएक्शन देती हैं, रासायनिक अभिक्रिया करती हैं। उनके साथ यदि ये क्या करता है कि जब अभिक्रिया करता है तो क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है और क्या करता है, उसका संगत लवण बनाता है। अब सक्रिय धातुएं कौन कौन, जैसे जिंक हो गया, हमारा दानेदार जिंक हो गया, ठीक है, कापर हो गया, ठीक, आयरन हो गया, ये सब के सब हमारे क्या है, सक्रिय धातु हैं। अभी इनके साथ हमारा क्या करेगा, जब क्या करेगा, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इस प्रकार की जब धातुओं के साथ हमारा कोई अम्ल क्या करेगा, रासायनिक अभिक्रिया करेगा, तो हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा और उसके साथ क्या करेगा, संगत लवण का निर्माण करेगा। अब इसका रासायनिक समीकरण कैसे लिखेंगे, और रासायनिक समीकरण कुछ इस प्रकार से हम लेते हैं, कोई भी हम लेते हैं, जिंक को लेते हैं सबसे पहले, तो हमारे पास क्या रहेगा, जिंक रहेगा। अब इस जिंक में हम लोग क्या करेंगे, H2SO4 मिला देते हैं, H2SO4। तो इससे हमारा क्या बनेगा, सबसे पहले हमको क्या करना है कि हाइड्रोजन गैस इसमें से निकाल देना है। बस आप लोग इतना याद रख लीजिए कि जब कोई अम्ल क्या करता है, सक्रिय धातु से क्रिया करता है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है और उसका संगत लवण बनाता है। यहाँ से हमको H2 हाइड्रोजन गैस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, H2 यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकाल देंगे। अब जो बचा है उसको मिला करके क्या कर देंगे, साल्ट का निर्माण कर देंगे। अब ये Zn है और ये SO4, तो ये हमारा क्या बनेगा, ZnSO4, जिंक सल्फेट हमारा क्या बन गया, साल्ट बन गया, लवण बन गया, ठीक है। इसी प्रकार से यदि ये हमारा रिएक्शन हो गया, इसी तरह से हमारा यहाँ पे क्या होता है, कोई दूसरा अम्ल लेते हैं अगर, जिसके जगह पे क्या लेते हैं,
HNO3 ले लेते हैं। HNO3 मतलब क्या, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल लेंगे तो उसका भी सेम टू सेम यही रिएक्शन होगा। चूँकि अब फिर हमको यहाँ पे क्या करना है, हाइड्रोजन गैस बनाना है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, जबकि हाइड्रोजन यहाँ पे जब निकलेगा तो वो किस रूप में निकलता है, अणु के रूप में। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, H2 के रूप में निकलेगा। अब H2 के रूप में निकलेगा तो यहाँ पे अब इसको बैलेंस नहीं हो पाएगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 है, इसका मतलब यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा, HNO3 के 2 अणु लेने पड़ेंगे, जो क्या करेगा, जिंक धातु के एक अणु से या परमाणु से क्या करेगा, क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा और ये हमारा जिंक नाइट्रेट बना देगा। तो जिंक नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा, हम लिखेंगे यहाँ पे ZnNO3 का ट्वाइस। तो इस प्रकार से हमारा क्या बन जाएगा, जिंक नाइट्रेट, और ये हमारा क्या बना, नाइट्रिक एसिड, और यहाँ से क्या निकल गया, हमारी हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई। ठीक है। फिर उसी तरह से हम यहाँ पे कोई दूसरा और तत्व और कोई ले सकते हैं। और कोई लेने की बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, लेते हैं आयरन। आयरन प्लस ले लेते हैं, कौन सा हम ले लेंगे, HCl ले लेते हैं। HCl की बात करते हैं तो ये हमारा क्या कर देगा, इसमें से भी हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। यहाँ पे 2HCl कर देंगे तो यहाँ पे H2 गैस मुक्त हो जाएगी। यहाँ पे FeCl2 बन जाएगा। फिर इसको क्या बोलेंगे, फेरस क्लोराइड। क्या बोलेंगे, फेरस क्लोराइड, या फिर आयरन सेकेंड क्लोराइड के नाम से भी इसको जानते हैं। तो फेरस क्लोराइड फिलहाल सही रहेगा इसका नाम। इस तरह से हमको बस ये याद रखना है कि कोई भी सक्रिय धातु है, जब क्या करेगा, किसी अम्ल से क्रिया करेगा तो वो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा, प्लस क्या बनाएगा, लवण का निर्माण करेगा। यहाँ आप लोगों को नीचे स्क्रीन पर एक चित्र दिख रहा होगा। उस चित्र में क्या किया गया है कि एक टेबल पे एक परख नली को कस के रखा गया है। ठीक है। और उसको क्या किया गया, एक प्रवाह नली के द्वारा साबुन के विलयन में से क्या किया है, गुजारा गया है। अब इस परख नली में क्या करेंगे, जब दानेदार जिंक के टुकड़े रख देंगे, अब उस टुकड़ों में क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देंगे। अब जब सल्फ्यूरिक अम्ल उसमें मिला देंगे तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे उससे रासायनिक अभिक्रिया करेगा। और जब रासायनिक अभिक्रिया करेगा तो उसमें से गैसें निकलना शुरू होंगी। और जब वो गैसें निकलेंगी तो इस प्रवाह नली के माध्यम से होते हुए साबुन के विलयन में जाएंगी। और जब साबुन के विलयन में जाएंगी तो साबुन के विलयन में से बुलबुला बन के क्या होंगी, वो निकलेंगी। और इस तरह से बड़े बड़े क्या निकलेंगे, बुलबुले निकलेंगे। अब हम क्या करेंगे, जब एक जलती हुई मोमबत्ती को उस बुलबुले के पास लेकर के जाएंगे तो वो बुलबुला क्या करेगा, फट फट की ध्वनि के साथ जल जाएगा। इससे हमको ये पता चल जाएगा कि जो गैसें निकल रही हैं वो कैसे निकल रही हैं, हाइड्रोजन गैसें निकल रही हैं। और जो हाइड्रोजन गैस होता है वो कैसा होता है, ज्वलनशील गैस होता है। इसीलिए मोमबत्ती उसके संपर्क में आने पे वो क्या हो जा रहा है, जल जा रहा है। ठीक है। तो रासायनिक गुण के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे गुण के बारे में बात करेंगे, जो क्या है, धातु कार्बोनेट या धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि धातु कार्बोनेट होते क्या हैं, धातु बाई कार्बोनेट होते क्या हैं। अब कार्बोनेट का मतलब ये होता है कि CO3 माइनस, इसको बोलते हैं कार्बोनेट आयन। और एक होता है बाई कार्बोनेट आयन, जिसको क्या बोलेंगे, HCO3 पे क्या होता है, सिंगल माइनस, एक माइनस, इसको बोलते हैं बाई कार्बोनेट आयन या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन। और इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनेट आयन। अब हमको क्या बनाना है, इस किसी भी धातु को लेकर के इसका कार्बोनेट बना देते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं, सोडियम ले लेंगे। सोडियम एक धातु है। अब सोडियम क्या करेगा, जब कार्बोनेट बनाएगा तो उसका सूत्र क्या होगा, Na2CO3। ठीक है। अब यही Na2CO3 हमारा क्या बन गया, धातु कार्बोनेट बन गया। और यही धातु कार्बोनेट जब किसी अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करेगा तो क्या क्या बनेगी, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, इस दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए कि जब कोई धातु कार्बोनेट अथवा धातु बाई कार्बोनेट, जब कोई धातु कार्बोनेट अथवा धातु बाई कार्बोनेट किसी अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, जल बनाता है और संगत लवण का क्या करता है, निर्माण करता है। तो अब ये क्या कर लेंगे, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, धातु कार्बोनेट, ये हमारा हो जाएगा धातु कार्बोनेट अथवा क्या, बाई कार्बोनेट। जब ये क्या करेंगे, किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, CO2 गैस, H2O बनाएंगे और क्या करेंगे, लवण का निर्माण करेंगे। इसको आप लोग एकदम याद कर लीजिए। इसको याद कर लेते हैं तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस दूसरे टॉपिक का क्या कर लेंगे, रासायनिक समीकरण को आसानी से लिख लेंगे, लिखने में आसानी होगी।
एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट हमारा धातु कार्बोनेट हो गया। कोई भी अम्ल ले लेते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेते हैं यहाँ पे H2SO4, ठीक है। अब क्या करना है हमको, सबसे पहले CO2 गैस निकालना है इसमें से। तो CO2 कहाँ से निकलेगा, यहाँ पे CO3 दिख रहा है। अब इसी CO3 में से 2 CO2 क्या होगा, निकल जाएगा। CO2 हमारा बाहर निकल गया। अब इस तरह से हमारा क्या बचा, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या हाइड्रोजन। अब ये H2 और O मिलकर क्या बना देंगे, H2O बना देंगे। और इस तरह से बाकी बचा सोडियम और बाकी बचा सल्फेट आयन, तो ये Na2SO4 बना देगा इस तरह से, सोडियम सल्फेट। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका रासायनिक समीकरण हो गया। जब कोई धातु कार्बोनेट क्या करेगा, अम्ल से रासायनिक अभिक्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, जल बनाएगा और क्या करेगा, संगत लवण का निर्माण करेगा। इसको याद कर लें आप लोग। दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो दूसरे एग्जाम्पल में हम लोग कोई दूसरा कार्बोनेट ले सकते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ले सकते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट ले सकते हैं, कोई भी कार्बोनेट ले लीजिए और किसी भी अम्ल के साथ उसकी क्या कर दिए, रासायनिक अभिक्रिया करवा दीजिए। अब मैं बात करता हूँ किसी कैल्शियम कार्बोनेट की, CaCO3 ले लेता हूँ। अब इसकी अभिक्रिया कराएंगे किसके साथ, इसकी अभिक्रिया कराते हैं किसी दुर्बल अम्ल के साथ। दुर्बल अम्ल में हम लेते हैं किसको, एसिटिक एसिड को, CH3COOH। अब इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो ये क्या करेगा, क्या होगा, सबसे पहले हमको क्या करना है, इसमें से CO2 गैस को निकालना है। तो हमने क्या कर दिया, CO2 गैस को निकाल दिया, ठीक। अब उसके बाद क्या करना है, H2O निकालना है। अब एक बात ध्यान देने वाली ये है कि इस एसिटिक अम्ल में, इस एसिटिक एसिड में जो हमारा ये H3 दिख रहा है, CH3 वाला जो यहाँ पे ये वाला जो हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन विस्थापनीय हाइड्रोजन नहीं होता है। ये हाइड्रोजन किसके द्वारा जुड़ा होता है, ये हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है कार्बन के साथ, इसीलिए मतलब सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, इसीलिए वियोजित नहीं हो पाता है। और यही वाला हाइड्रोजन जो होता है वो क्या करता है, वियोजित होता है, ठीक है। जब ये वाला वियोजित होगा तो इसका मतलब ये होगा कि यही वाला हाइड्रोजन अलग होगा। तो इसको यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है वियोजित वाला, और इसको क्या करना पड़ेगा, दोगुना करना पड़ेगा। तो ये हमारा 2 हाइड्रोजन हो गया ये, और ये 2 हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन बचा है तो ये हमारा क्या बना देगा, H2O बना देगा। अब इस तरह से बाकी बचा हमारा कैल्शियम और ये पूरा पूरा CH3COO। तो इस तरह से हमारा क्या बनेगा, Ca ब्रैकेट में CH3COO का क्या, ट्वाइस, इसको नाम देंगे कैल्शियम एसीटेट। तो इस तरह से हमारा क्या बन गया, रासायनिक समीकरण बन गया। कोई भी हम कार्बन धातु का कार्बोनेट ले लेंगे और कोई भी क्या कर लेंगे, अम्ल ले लेंगे, तो बस इतना याद रखना है कि CO2 गैस बनेगा, H2O बनेगा और क्या, संगत लवण का क्या कर देंगे, निर्माण कर देंगे। अब बात करते हैं थोड़ी बाइकार्बोनेट की। बाइकार्बोनेट की बात करेंगे तो उसका भी रासायनिक समीकरण बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। जैसे लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, कौन सा अम्ल ले लिया जाए, HCl ले लिया जाए, चलिए ठीक है HCl लेते हैं, HCl ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट HCl अभिक्रिया करेगा, क्या बनाना है, आँख मूंद के बना दीजिए CO2, आँख मूंद के बना दीजिए क्या, H2O। अब देखिए क्या बनेगा, CO2 इसमें से निकल गया, यहाँ बचा एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, H2O निकल गया। यहाँ पूरा बैलेंस हो गया, ये Na बचा, ये Cl बचा, यहाँ पे क्या बचेगा, NaCl। ये हो गया हमारा रासायनिक समीकरण, ठीक है। कोई दूसरा का बाइकार्बोनेट लेते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, CaHCO3 का क्या हो जाएगा, इसका ट्वाइस। ये सूत्र किस प्रकार से बनता है, कक्षा 9 में आप लोग पढ़े होंगे। कैल्शियम बाइकार्बोनेट है तो यहाँ पे 2 लग गया, सोडियम बाइकार्बोनेट है तो यहाँ पे 2 नहीं लगा, क्यों नहीं लगा, वो बैलेंस ही पर डिपेंड करता है। संयुक्ता पढ़े होंगे कक्षा 9 में तो आप जानते होंगे। अम्ल ले लेते हैं, यहाँ पे कौन सा अम्ल ले लिया जाए, सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया जाए, H2SO4 ले लेते हैं, चलिए H2SO4 ले लिया गया। अब इसका रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, CO2 गैस बनाना है। अब बात करते हैं, देखें यहाँ पे 2 कार्बन है, CO3, ये इसी कार्बोनेट में से क्या निकलता है, CO2 गैस निकलता है। तो यहाँ पे ट्वाइस का मतलब क्या हुआ कि 2 CO3 हो गया ना, तो 2 CO3 का मतलब ये होगा कि 2 CO2 भी निकलेगा, तो 2 क्या निकल जाएगा, CO2। अब ये क्या कर देंगे, H2O कर देंगे, और इधर का कैल्शियम और इधर का सल्फेट, और ये हमारा क्या हो जाएगा, CaSO4, कैल्शियम सल्फेट। अब रही बात बैलेंस करने की, तो हाइड्रोजन कितना है, 2 है, इधर कितना हाइड्रोजन है, 1 नहीं है, एक, इसका ट्वाइस का मतलब क्या है, 2, यहाँ पे 2 गुना हो गया ना, तो 2 2 4 हाइड्रोजन हो गए, और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन निकल रहा है, 2, इसका मतलब ये क्या बनेगा, 2 गुना बनेगा। इस तरह से हमारा क्या हो गया, एक कैल्शियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया किसी अम्ल के साथ हो गई। तो इस तरह से बस हमको इतना याद कर लेना है कि जब कोई धातु कार्बोनेट अथवा कोई धातु बाइकार्बोनेट किसी अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस,
जल और संगत लवण का क्या करेगा, निर्माण करेगा। अगला टॉपिक है धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि धात्विक ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है। तो आप लोगों ने 9 में पढ़ा होगा कि जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, बेसिक होते हैं, एल्कलाइन होते हैं। ठीक है, बेसिक मानो क्षारीय होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि हमको क्या करना है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करानी है। तो अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या करता है, वही आप लोग जो बोल रहे हैं, संगत लवण का निर्माण करेगा और क्या करेगा, जल का निर्माण करेगा। तो ये हमारा हो गया धात्विक ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड जब क्रिया करेगा किसके साथ, अम्ल के साथ, तो क्या बनाएगा, क्षार नहीं लवण बनाएगा, लवण बनाएगा और क्या करेगा, जल का निर्माण करेगा। धात्विक ऑक्साइड में कौन कौन से, कोई भी धातु ले लीजिए, कैल्शियम इसका ऑक्साइड बना लीजिए। अम्ल के स्थान पे क्या ले सकते हैं, H2SO4 ले लीजिए। बस याद रखिए इसको क्या बनता है और इसको लिख करके रासायनिक समीकरण बना दीजिए, आसान है बिल्कुल। अब H2O बनाना है तो H2O निकल जाएगा इसमें से, H2O बचा क्या, Ca उधर बचा, इधर SO4 बचा तो CaSO4 हो गया। दूसरा ऑक्साइड ले लीजिए, MgO ले लीजिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसका अभिक्रिया करा दीजिए HCl के साथ, तो ये क्या बना देगा, H2O इसमें भी बनेगा, चूँकि यहाँ पे H अकेला है तो इसको दोगुना करना पड़ेगा। इस तरह से हमारा MgCl2 बना देगा। तो रासायनिक अभिक्रिया लिख सकते हैं, बस इसको याद करना है, रासायनिक अभिक्रिया अपने आप लिखते चले जाएंगे। अगला रासायनिक अभिक्रिया कोई भी ले लीजिए, सोडियम ऑक्साइड Na2O ले लीजिए। अब इसकी अभिक्रिया करा दीजिए किसके साथ, नाइट्रिक अम्ल के साथ, HNO3 ले लीजिए। यहाँ पे H2O बनाना है तो H अकेला है यहाँ पे, तो इसको दोगुना करना पड़ेगा। तो H2 और O ये हमारा क्या बन जाएगा, H2O निकल जाएगा यहाँ से और बचा क्या, Na2 और Na3। अब रही बात ये कि इसका क्या करेंगे, सूत्र क्या होगा, सोडियम जब नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, उसका सूत्र क्या होगा, NaNO3 होगा कि NaNO3 का ट्वाइस होगा कि Na2NO3 होगा। इन तीनों में से क्या बनेगा, तो इन तीनों में से ये वाला बनेगा। इसी को बोलेंगे क्या, सोडियम नाइट्रेट। अब ये किस प्रकार से बनता है तो आप लोग थोड़ा सा जान लें कि सोडियम का वैलेंसी जो होता है वो 1 होता है। अब इस नाइट्रेट का भी जो वैलेंसी होता है वो भी कितना होता है, 1 ही होता है। तो जब क्या करते हैं कि कोई धातु हमारा यक्ष है और कोई हमारा परमाणु क्या है, वाई, एक मेटल, एक परमाणु यक्ष है और एक परमाणु क्या है, वाई है, इसका वैलेंसी कितना है, यम, और इसका वैलेंसी कितना है, यन। और जब ये दोनों आपस में मिलकर क्या करेंगे, किसी यौगिक का निर्माण करेंगे, तो इसके वैलेंसी को इसके पास लिखेंगे और इसके वैलेंसी को इसके पास लिखेंगे, तो एक्स यन बनेगा और वाई क्या बनेगा, एम बनेगा। सब 9 में पढ़े होंगे आप। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या बनेगा, NaNO3। चूँकि यहाँ पे NO3 दो ठो है, Na भी 2 ठो है, जिसका मतलब ये कितना बनेगा, 2NaNO3। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, आज पढ़ लिया अम्लों के प्रकार के बारे में, अम्लों के रासायनिक गुणधर्म के बारे में, जिसमें 3 प्रकार के गुणधर्म है। पहला क्या है, धातु के साथ अभिक्रिया। जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या करता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है और संगत लवण का निर्माण करता है। दूसरा क्या है, धातु कार्बोनेट अथवा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो जब कोई अम्ल किसी धातु कार्बोनेट अथवा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, जल बनाएगा और संगत लवण का क्या करेगा, निर्माण करेगा। उसी तरह से तीसरा है धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के। जब कोई अम्ल किसी धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा और जल बनाएगा। इतने याद करते हैं और इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण को लिख लेंगे, बैलेंस कर लेंगे।